अस्सलाम वालेकुम। अवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। आज जो मैं दो सियासी शख्सियत का आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। डिस्ट्रिक्ट के माड़ी बल्दिया टाउन UC 8 से चेयरमैन है हमारे साथ हसनैन एडवोकेट अली चौहान साहब हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ UC 8 के वाइस चेयरमैन हैं जनाब सरफराज हुसैन साहब। सर, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त निकाल के आपने थोड़ा सा टाइम हमको दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं, हमारे जो UC 8 के हैं चेयरमैन, उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले उनसे उनकी प्रोफाइल पूछते हैं, उनके बाद आगे क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, अपने बारे में कुछ डिटेल बताएं, आपका क्या स्टार्ट है, ज़रा उसका सिलसिला ज़रा ओके करें। जी, मेरा नाम एडवोकेट हसनैन अली चौहान है और इस वक्त जो है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल से UC 8 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक एज ए वर्कर हमने शुरू किया था, तो आज हमारी पार्टी ने जो है हमें चेयरमैन का टिकट दिया है और हम यहाँ पे एज ए पैनल UC 8 के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का पैगाम घर घर लेके गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपका। इसी तरह हमारे साथ UC 8 से वाइस चेयरमैन है सरफराज हुसैन साहब। जी सर, आप बताएंगे अपने बारे में कुछ डिटेल। राशिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने तो अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया। और देखने वाले सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोफाइल बहुत सादी सी है और बहुत अहम भी है। सादी सी ये कि आम से इंसान है, पाकिस्तानी है, कराची के शहरी हैं, और अहम इसलिए कि इस वक्त खान साहब के जो काफ़िला जो है उसके अदना से कारकुन हैं, खान साहब के साथ हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और खान साहब ने और पूरी टीम ने हम पर जो एक टिकट अनाउंस किया है हमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि मुझ जैसा मिडिल क्लास, और मैं क्योंकि कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, मैं रेंट के घर में रहता हूँ और इससे पहले भी मैं UC चेयरमैन रह चुका हूँ एक और सियासी पार्टी से, नाम लेना मुनासिब नहीं है, और UC वाइस चेयरमैन के मैंने 4 साल फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, जिस वक्त इख्तियारात का सिंध में बड़ा एक मामला था। मेयर कराची अक्सर मीडिया पे आपको नज़र आते थे इख्तियारात के घर में, उस वक्त भी किराए के घर में थे, आज भी हम किराए के घर में, लेकिन खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। खान साहब ने इंशाल्लाह मौका दिया है और आवाम के ताउन से विन होकर उनकी काविशों पूरा हो। हम यही चाहते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहला सवाल मेरा एडवोकेट हसनैन साहब से है, आपकी अपनी UC में UC 8 के अंदर सबसे बड़ा मसला पानी का, सेवरेज का, इन चीज़ों का है। आप दोनों से ये मैं जवाब चाहूँगा कि आप लोगों ने, अगर आप लोग मुंतखब हो जाते हैं इस UC से, क्या इक़दामात हैं, उनके बारे में मुझे कुछ डिटेल देंगे आप। सबसे पहले हसनैन साहब। जी, आपने जो सवाल पूछा है कि सबसे मसले मसाइल कौन से हैं, तो मसले मसाइल तो पूरे बल्दिया टाउन में और पूरे कराची के अंदर जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 15 साल से मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन कोई भी एक ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें मसले मसाइल कम हो। हालांकि गवर्नमेंट्स का काम ये होता है, हुकूमतों का काम होता है कि लोगों के आवाम के मसले मसाइल हल करें, लेकिन बदकिस्मती हमारी सिंध के शहरियों की और कराची के शहरियों की ये है कि हमें जो है वो कराची को इसलिए ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है कि कराची जो है पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देता, तो उसकी सज़ा वो ये देते हैं कि कराची के नाले, गटर, पानी सब डैम भरा हुआ है, लेकिन बल्दिया टाउन के लोगों को इनके जो एजेंट हैं वो पानी जो है बेचने के ऊपर मजबूर हैं। इनके जो हाइडेंट हैं सारे वो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, उन लोगों ने अपने हाइडेंट बनाए हुए हैं और वो बल्दिया टाउन को और कराची के शहरियों को पानी बेच रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं है, आए रोज़ हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि अब डैम भर गया, तरबेला डैम भर गया, दासू डैम भर गया, तो वो सारे डैम भरे हुए हैं। तो क्या हमारे साथ क्या जाती है कि हमें जो है पानी जो है मैसर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग जो है 5 साल में नज़र ही नहीं आते। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, कुछ ड्रामेबाजी और धोखाधड़ी करने के लिए आते हैं कि कोई 1-1.5 साल पहले भी इन्होंने यहाँ पे कोशिश की थी और पाइप डाले थे, इलेक्शन जीते कादिर मंदोखेल साहब, और उसके बाद से आज तक वो पाइप ऐसे ही पड़े हुए हैं। 1.5 साल के बाद वो नज़र ही नहीं है बल्दिया टाउन के लोगों को। उन्होंने वादा किया था कि आप मुझे वोट दें, और जो उनके उस वक्त के ओहदेदारान थे वो आते थे, कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम ये मसले मसाइल हल करेंगे। हमारी सूबाई हुकूमत भी है,
हमारा बस MNA मुंतखब करवा दें। तो बल्दिया टाउन के लोगों ने देखा कि 1.5 साल से जो है वो ना MNA नज़र आया, ना पानी का मसला हल हुआ। थोड़ा सा मैं आपके सवालात जो आपने क्वेश्चंस आपने उनके लिए जो सीधी सी बात जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, यही सवाल मैं आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ कि फैसल वाडा साहब के आप फोकल पर्सन रहे 3 साल, आई थिंक उनकी भी हुकूमत इससे या कम अर्सा उनकी हुकूमत यहाँ पर रही। डिफेंस से आए, कचरों में बैठे, कोई हल नहीं। पानी का मसला मिनिस्ट्री भी उनको मिली, आबी वसाइल की, कोई हल नहीं। सिर्फ यहाँ पर डिफेंस से वीडियो बनाकर चलाने के लिए उसके बाद आए थे, या उसके बाद उन्होंने कोई ना बल्दिया को रोक किया, ना वो दोबारा बल्दिया में शक्ल तक भी नहीं दिखाई। सर ज़्यादती नहीं हुई? अब मेरे ख्याल से आपने जो है ना तमीज़ लंबी बांधी है, तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, हम माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं सारे। यहाँ पे 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमत है, तमाम वफाकी हुकूमत जो है वो कभी के अपने किसी MNA MPA को डायरेक्ट कोई 1 रुपया भी फंड नहीं दे सकती। कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे जो तमाम फंड वफाक जो है सूबे को मुंतकिल करता है, और सूबे का काम होता है कि वो बल्दियात के ज़रिए जो है वो अवामुन्नास पर ख़र्च करे। तो यहाँ पे हमारे MPA MNA जो कराची के अंदर मुंतखब हुए हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं सिंध के अंदर। यहाँ पे हमारा अगर जैसे कोई भी मिनिस्टर था, आबी वसाइल का उनका जो दायरा इख्तियार था वो डैम बनाना था। उनको इमरान खान ने जो जिम्मेदारी दी थी वो डैम बनाने के हवाले से। तो सुने तो सही, मेरी जवाब तो सुने ना। 58 साल तारीख के अंदर ये 2 डैम और बड़े और 10 के करीब डैम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा साहब की मौजूदगी में शुरू किए। आज जिसके ऊपर जाके शहबाज शरीफ साहब ने जाके तस्वीर खिंचवाई, जो दियामेर बादशाह डैम वो फैसल वाडा साहब ने और इमरान खान साहब ने शुरू किया। जो दासू डैम है वो फैसल वाडा साहब और इमरान खान साहब ने शुरू किया। मोहम्मद डैम इमरान खान साहब और फैसल वाडा साहब ने शुरू किया। वो थे वफाकी आबी वसाइल, उनके बारे में आप पूछें कि 58 साल के बाद उन्होंने डैम बनाना शुरू किए। बल्दिया टाउन के अंदर जो है हमने खुद फैसल वाडा साहब और हम पूरी टीम नासिर शाह साहब के पास मिली, उनको जाके सारी दरखास्तें दी, रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है वो अपना झंडा लगा के यहाँ पे माफिया के लिए क्या एकदम अपना झंडा लगा। देखें हम बल्दिया टाउन के अंदर हमने जाके यहाँ पे हाइड्रेंट बंद करवाया। कहाँ करवाया सर? सारे हाइड्रेंट खुले हुए हैं। सुने तो सही। उसके बाद जैसे ही हमारी वो ख़त्म हुई, इन्होंने जाके जो है दोबारा उनके साथ बातें की है, एग्रीमेंट रिन्यू की और सारा उन्होंने शुरू करवा दिया। उसके बाद हमारी 3 साल में सर, 2.5-3 साल में कोई एक काम चले, किसी जगह पर मुझे बता दें कि उन्होंने कोई काम आपके बल्दिया के लिए करवाया। अब मैं बताता हूँ, आप जो है यहीं पर होते हैं, गुलदार रोड की क्या हालत थी आपको भी मालूम है। पूरी सेवरेज जो है उसके अंदर मस्जिद जो फिरदौस मस्जिद है, पूरा रोड आज तक कभी वहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी का था, लेकिन वो रोड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। सही है, 5J के अंदर इसी जगह पे जहाँ बैठे हुए हैं इसी यार्ड के अंदर यहाँ पे पानी की लाइन हमने डलवाई। इसके अलावा यहाँ पे रोड और जितने हो सकता था हमने कोई काम किया। वफाक से इमरान खान साहब से कोशिश करके रिक्वेस्ट करके जो थोड़ा बहुत 15 करोड़ रुपये सालाना मिलता था, 15 करोड़ रुपये, 1 महीने का बजट जो है वो 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जिस इदारे का काम है। उसके अंदर क्या हुआ, सियासी भर्तियाँ की हुई हैं। पीपल्स पार्टी और MQM जो उस वक्त 25-30 सालों से यहाँ पे वो था, इन्होंने वहाँ पे उसको इस इदारे को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। और जब से इनका बल्दियात के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हुआ, 2 साल से जो है प्योरली 100% यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है। और करप्शन की और बदउनवानी की जो है वो आला मिसाल इन्होंने कायम। तो सर इसी तरह सर माज़रत के साथ एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा। जब आप अपना फोकल पर्सन इनके साथ रहे, आप काफ़ी अरसा इनके साथ आपका सिलसिला रहा, बजट आपके पास भी आया, लोगों का कहना है, जो क्वेश्चन मेरे पास हैं, जो आवाम की आवाज़ है, जो एक बल्दिया की आवाज़ है, आपके पास बजट आया, आवाम ने कहा ये शख्स हमारा बजट खा गया है, और ये शख्स हमारा बजट खा गया है। जो पैसा आवाम पर लगना था, बल्दिया पर लगना था, वो एडवोकेट साहब ने बल्दिया पर नहीं लगाया, वो माज़रत के साथ अपनी जेबों में भरा। उन हेटर्स को, उनके लिए एक क्या पैगाम है आपके लिए? देखिए हमारा सिंपल सा पैगाम है कि ये जो बजट है ये किसी की जेब में नहीं आता कि कोई जेब में आए मैं राशिद साहब की जेब में डालूं और राशिद साहब जाके जो है ना स्वाद बेकरी से जाके कोई चीज़ लेके खा जाएंगे। ये बजट आता है इदारों के ज़रिए से, और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनको कनेक्ट करवाना था कि ये जो है दरख्वास्त दी हमने कि ये गली बना दे। आज भी जो है अब्दाबाद के अंदर पहाड़ों के ऊपर जाके देखें, 30 से 40 गलियाँ वहाँ पे टफ फेवर की, ज़िंदगी में किसी ने 40 साल में काम नहीं किया था वहाँ पे। हमने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 करोड़ पे आप मेरी बात करें, आप एक वार्ड के अंदर जो है सिर्फ सेवरेज के काम भी नहीं कर सकते, पूरे साल में क्या है उसको बल्दिया टाउन उससे डेवलप तमाम डॉक्यूमेंट्स
जो आपके पास इसके मतलब एक तस्दीकी शुदा पर हो, जी जी, तो आपने कोई इस चीज़ को डिस्क्लोज ये आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को शायद समझते नहीं है। ये जितने भी हमारे जिम्मेदारान थे वो उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी और वो खुद जाके काम करवाते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी ओहदेदार थे, तंजीम के जिम्मेदार थे, उनकी निगरानी में काम हुआ और उन्होंने जाके काम करवाया। ठीक है, मैं आपसे ज़रा कंटिन्यू सवाल को कुछ करूँगा। मैं ज़रा अपना सरफराज भाई की तरफ आता हूँ। सर, थोड़े से सवाल जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से आपसे रिलेटेड होंगे, तो ज़रा कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन क्वेश्चन आवाम की तरफ से करने हैं। आप पहले MQM के रुकन थे, ऐसे ही है सर, फिर आपने MQM को छोड़ दिया, ठीक है। आपके पास काफ़ी पार्टीज़ के ऑप्शंस थे, आपने PTI को ही क्यों चुना? सवाल अच्छा है और आम रूटीन में भी मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं। तो ऐसा है राशिद भाई, जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का जो हाल है, मुझ समेत हर पाकिस्तानी वो अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। हम भी पाकिस्तानी हैं। खान साहब जिस तरह वफाक में 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, इसमें क्योंकि मैं 4 साल वाइस चेयरमैन रहा हूँ, सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं इस वजह से ये खान साहब की सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ कि 2 साल जो उन्होंने कोविड के गुजारे, मैं ये समझता हूँ खुदा न खास्ता अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी जमात होती तो मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान वो बेच देते इन 2 सालों में। जो कोविड का वो वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा वक्त देखा गया था कि जहाँ पर एक वक्त कराची में लोगों ने देखा था कि नामालूम अफराद दुकानें बंद करवाते थे, जिनका इल्ज़ाम हम पे आयद होता रहता है, ऐसा ही, और पुलिस रंजिश खुलवाती थी। लेकिन खान साहब की हुकूमत में ऐसा वक्त आया कि कारोबार को बंद करवाया गया। खान साहब ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस मुल्क को वो लेकर चल दिया। 2 साल या उससे ज़्यादा का अरसा पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, पूरी दुनिया की मैशियत ज़मीन पर आ गई। इस दौरान भी खान साहब ने अपनी कौम का हौसला टूटने नहीं दिया। अपने रुपए की कदर जितनी हो सकती थी बेहतर बनाई, जितने बेहतर पैकेजेस वो निकाल सकते थे वो उन्होंने निकाले। उसके बाद एकदम से मरहला आ जाता है कि जी वो अदम एतमाद शुरू हो जाती है। खान साहब का एक रशिया का दौरा होता है और फिर उसके बाद वही माजी की चीज़ें जो हम देखते थे कि रातों रात कहीं बैठ कर फैसले होते हैं और फिर अदालतें लगाई जाती हैं और फिर खान साहब को मतलब एक जो उनका हक था उस हक को छीना गया और उन्हें हुकूमत से हटाया गया। जिस वक्त ये सारे मामलात हुए, मेरा ताल्लुक़ उस वक्त MQM पाकिस्तान से ज़रूर था, लेकिन मैं MQM पाकिस्तान में उस वक्त ऑन नहीं था। 249 के इलेक्शन के बाद से कुछ चीज़ें जो हमने देखी थी पार्टी में, तो वो उसकी वजह से मुझ समेत बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, आज तक नाराज़ हैं। उसमें बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी हैं, वो भी आज तक नाराज़ हैं। तो उसके बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर सियासत ने एकदम रुख चेंज किया तो खान साहब का सिर्फ मैं किया, मेरे ख्याल से लोगों के पास अभी प्लेटफार्म की कमी है। अगर हम PTI के प्लेटफार्म को लेकर लोगों के पास जाएं तो मैं ये समझूंगा कि इस कराची शहर में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों PTI के वर्कर्स मौजूद हैं। करोड़ों लोग PTI को लाइक करते हैं, सिर्फ इतनी देर है कि हम उन तक जाएँ, उन तक रसाई हासिल करें। खान साहब का जो मामला हुआ उसमें MQM पाकिस्तान ने एकदम से अलहदगी की और वही MQM पाकिस्तान जो कल तक कुछ लोगों का नाम लेकर कहती थी कि उन्होंने हम पे रियासती ऑपरेशन किए, वो लोग हमें हटा रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की। जब खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आपने उनका साथ नहीं दिया, आप उन्हीं लोगों के साथ आगे खड़े हो गए जो कल तक गैंगवार थे, कातिल थे, सिंध दुश्मन थे, कराची दुश्मन थे, तो पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाते थे, उनका साथ दे दिया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे दोस्त यार, उन सब के माइंड में PTI का ऑप्शन बहुत अच्छा था। हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए ये फैसला किया कि हम खान साहब के काफ़िले का हिस्सा। तो आपकी जो UC हेड से आप लोग इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो लगता है कि आपको वोट इस बेस पर पड़ जाएगा? देखिए, कि आप PTI का तो अभी हिस्सा बने, 5 साल आपका MQM कर रहा, देखिए तो इस बेस के ऊपर आपको वोट मिल जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों के ज़मान में अभी भी वही चीज़ें होंगी। हाँ, वो ठीक है, मुझे से रिलेटेड हैं तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने PTI ज्वाइन की तो कुछ लोग जो कि जिनको मैं समझता था कि शायद वो मेरी पिछली पार्टी के लोग थे, उन्होंने मुझसे कुछ वर्ड कहे, वो मैं शेयर करूँगा कि अब आप अच्छी जगह पर आएँ।
अच्छा, आपकी जगह यही थी। हाँ, आपकी जगह यही थी। ठीक है। आप वहाँ खड़े थे ना, तो इसलिए हम खुल के आपको कहते नहीं थे, हम भी इसी तरफ हैं। अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से पुरुमीद हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह आप देख भी रहे हैं, सिंध हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से, ठीक है, और एक पार्टी जो कि बड़ी दावेदार थी कराची की, ठीक है, सिंध हुकूमत का हिस्सा बन के अब वो मुख्तलिफ तरीके से इलेक्शन रुकवाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कोर्ट में भी गए हुए हैं, गालिबन 15 तारीख को भी एक पिटीशन का फैसला है। ठीक है। तो पता नहीं किस बात का डर है उन्हें। अच्छा भाई आए फेयर इलेक्शन लड़ें। सही। अगर कोई ये समझता है कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी और पार्टी के, तो ऐसा नहीं है। तो जिस तरह माशाल्लाह से पाकिस्तान की आवाम इस टाइम पे कराची की आवाम खान साहब को लाइक कर रही है, और जो उन्होंने काम देखे, जो बड़े मेजा प्रोजेक्ट थे आप कराची के, वो इस वक्त कुछ गलियां बन रही हैं जिसके ऊपर हसनैन भाई ने और हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन भी लगाई है। वो मुखालिफ सियासी पार्टी वो सारा पैसा हमारी ही पीटीआई के फंड को यूज़ कर रही है। अच्छा, जो कि एडीपी से उन्हें पास होकर मिले थे कराची रिलीफ पैकेज के नाम पर, खान साहब ने दिए थे। आज वो अपना झंडा लगा के वो गलियां बना रहे हैं इलेक्शन के दिनों में। आज उन्हें वो पाइपलाइनें भी याद आ गई, पानी भी याद आ गया। 4 साल तक लोग उन्हें चिराग लेके ढूंढते रहे, उनका क्या था पता नहीं था। तो इसी बेस के बाद आपसे एक छोटा सा एक और मासूमाना सवाल करूँ कि पीके मूवी देखी होगी आप? बिल्कुल देखिए, देखिए, कई बार देखिए। उसमें आमिर खान कहता है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। ऐसे ही धोखा नहीं बिल्कुल। देगा। क्या सरफराज ने एमक्यूएम को धोखा दिया? सर एमक्यूएम को एमक्यूएम को धोखा दिया। देखें, और अगर पीटीआई में आ गए तो क्या सरफराज इमरान खान को धोखा नहीं देगा? अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और वो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, धोखा उस वक्त होता है कि जब मैं किसी सीट पर होता सही, और बैकडोर कोई कमिटमेंट करके चला जाता। सही। ठीक है, तो आमिर खान की बात ये आप गलत साबित करवाना नहीं, बिल्कुल गलत बात है, धोखा नहीं देगा। हाँ, वो मेरे ख्याल से उन तक तो बात पहुंची भी नहीं है। अच्छा। वो उन्हें भी इस चीज़ का मेरे ख्याल से वो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे। आमिर भाई बहुत अच्छी तरह हमारे साथ हमें जानते थे। इज़हार अहमद खान भाई हमारे मरहूम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। बड़ी काविशें रही हैं, और वो उस वक्त पीटीआई के हमारे वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह भाई। आमिर खान की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने आमिर खान की तरफ। लेकिन अच्छा क्वेश्चन से क्वेश्चन हो गया, अच्छा हो गया। तो ये है कि मैंने धोखे की जो रही आपकी बात, तो धोखा इसलिए नहीं बनता कि मेरे पास कोई सीट नहीं थी, ठीक है, कोई पावर्स नहीं थी, कोई ये कह नहीं सकता था कि आपने कोई सीट बेच दी है। हमें इस बात को साबका एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता के लोग अगर सुन रहे होंगे तो वो भी इसकी तायद करेंगे कि हमें 22 अगस्त के बाद जो मामलात हुए कराची शहर में, उसके बाद 24 अगस्त को, क्योंकि मेयर डिस्ट्रिक्ट के वोटिंग थी, तो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ ऑफ़र्स आती रही कि माहौल भी बहुत अच्छा है और सब रुपोश हैं और बस वोट कास्ट ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र भी है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पहला वोट कास्ट किया था, और ना उस वक्त बिके थे ना आप बिके हैं, और धोखा तो हमारे खून में ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। जब तक एमक्यूएम पाकिस्तान में थे, मुखलिस थे, गिरफ्तारियाँ, असीरियाँ, रुपोशी, सारी चीज़ें झेली। हालांकि कलम से ताल्लुक़ था, लेकिन गाँव के साथ जौं भी पिस जाता है, तो मुतासिर रहे उस ऑपरेशन में, और ना उनको धोखा दिया है, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई नॉमिनेशन मैंने भरा ही नहीं था। मेरा नॉमिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरा गया था, और उसी में मुझे टिकट मिला। उनकी तरफ से तो धोखे वाली बात ही नहीं है। रही बात इमरान खान साहब को धोखा देने वाली, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को धोखा देना समझते हैं कि सरफराज अपने आप को धोखा देते। तो जब इंसान अपने आप को धोखा देते तो फिर वो इंसान नहीं रहता। तो इमरान खान साहब को धोखा देने का तस्वर भी नहीं हो सकता। पीटीआई से मैं मुतासिर था, एमक्यूएम में रहते हुए मुतासिर था। एमक्यूएम के अंदर मुझ पर इल्ज़ामात लगते थे। मुझे राब्ता कमेटी ने, सीओसी ने कई बार बुलवाया कि आपके पीटीआई से क्या ताल्लुकात हैं, आपके पास क्या पीटीआई में कोई शमूलियत के इरादे रखते हैं। तो मैंने उन्हें क्लियर किया था कि नहीं, पीटीआई, खान साहब, उनकी बातें, उनका मंशूर हर पाकिस्तानी यही चाहता है, तो इसलिए हम उनके साथ थे। लेकिन अब पूरी तरह उस कश्ती का हिस्सा बन गए, उसमें सवार हो गए। अब ये कश्ती डूबे या पार लगे, खान साहब के साथ हैं। एक छोटा सवाल अपना हसनैन भाई से कि यूसी8 से आप लोग मुंतखब होते हैं, क्या प्लान आगे आप लोगों ने रखा है? और अगर जीतने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद सुहाने ख्वाब दिखाकर उसके बाद मोबाइल भी बंद हो जाते हैं। अक्सर पार्टीज़ में ऐसा होता है, मोबाइल बंद हो जाते हैं,
और पहचानने से साफ इनकार कर दिया जाता है। आप लोगों का आगे क्या प्लान है जीतने के बाद? हमारा इंशाल्लाह जीतने के बाद UC8 की आवाम के साथ ये MNA MPS के हद तक तो मेरे ख्याल से ये बात होगी, लेकिन ये कि हमारा जीना मरना, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी भी यहीं पर होंगी, हमारे घर यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, यहीं के स्कूलों में पढ़ते हैं, सही है, यहीं की मार्केटों में हम भी सौदा सल्फ लेते हैं, तो कहीं कहाँ बंदा जाएगा। और ये UC8 के लिए हमने सबसे पहले जो सोचा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला है, उसके लिए जो बैकएंड के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है कि हमने जो है बूस्टर जो है उसको बहाल करवाना है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पानी पहुँचेगा। यहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है और ऊपर ही नीचे इतने ज़्यादा इलीगल कनेक्शन इन्होंने कर दिए कि यहाँ नीचे UC8 की आवाम और आगे पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो सबसे पहले हमने बूस्टर, जिसके लिए हमने ऑलरेडी दरख्वास्तें वगैरह दी हुई हैं, इंशाल्लाह जो है आते ही हमने जो सबसे पहले हमें जीतने के बाद पानी के हवाले से जो है इसकी स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद जो है सेवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस मसाइल हैं। सेवरेज के हवाले से हमें जो है दिन रात काम करना है, क्योंकि जो है गलियां गटर का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बारिश होती है और ऐसा लगता है कि हम जो है वो गटर में बल्दिया टाउन जो है और UC8 स्पेशली, हालांकि ये नाम ही बल्दिया बोलेगा, ये शहरी UC है, ये शहरी UC है। यहाँ को इस UC को बल्दिया टाउन का डिफेंस कहा जाता है, लेकिन इस डिफेंस का भी जो बाइख्तियार लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं हमारे पास बड़े बाइख्तियार हैं, जो 1.5 साल पहले भी लोगों को कहते थे हम बाइख्तियार हैं, हमें मैंने इलेक्ट करवा दो, हम सारे मसले मसाइल, उसके बाद नज़र भी नहीं आते। उनकी अपनी गलियाँ जाके देखें, वो गटर का ढेर और नाले का मंजर पेश कर। तो हम बड़े बड़े दावे नहीं करते, हमने पहले भी खुलूस नीयत के साथ और ईमानदारी के साथ और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपने लोगों के लिए कोशिश की थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो अपने दिन और रात अपने लोगों के लिए सर्व कर। ये हमारा नीयत है और यही हमारा जज्बा है, और इसी की वजह से हम जो है लोगों के पास जाते हैं और यही बात हम लेके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की 28 अगस्त को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो कामयाबी के चांसेस इंशाल्लाह। कैंपेन आप लोगों की कैसी चल रही है? कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कैंपेन तो क्योंकि सारे बल्दियात के सवालात अपने हसनैन भाई से कर लिए और 4-5 साल मेरी वाबस्तगी रही है। और 2020 में क्योंकि UCs जो थी वो डिज़ोल्व हो गई थी, उसके बाद भी आज भी लोगों का रवाबित हैं हमसे, क्योंकि हम एक तो मकामी, फिर मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जिस तरह के लोग UC8 में मुकाबले में आए हैं, कल तक वो वाइस चेयरमैन को चेयरमैन कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाइस चेयरमैन बन के यहाँ पर जो काम किए थे, तो उसके बाद उनको वाइस चेयरमैन बनने का जोश चढ़ा, और आज वो खुद भी वो वाइस चेयरमैन बनना चाहते हैं, जो कल तक उसे चेयरमैन कहते थे। और आज भी इतने खौफज़दा हैं कि कहीं भी एक तो उनसे काम होता नहीं है, कहीं अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि एक इदारा है, उससे अगर सियासी तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी वो इल्ज़ामात लगा देते हैं, जी इसमें बोरियां हैं, इसमें फ़लाने वाइस चेयरमैन PTI के उम्मीदवार ने कुछ फंसा दिया है, रात में आके सीमेंट लगा दिए, मतलब वो प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमने भी 4-5 साल चलाई थी UC, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी UC30 जो है वो सिर्फ बल्दिया टाउन में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मॉडल UC कहलाती थी। यहाँ पर माशाल्लाह से पूरे बल्दिया टाउन की इस वक्त 9 UCs थी, अब 13 हो गई हैं। तो 9 UCs का दिल जो है वो UC30 सईदाबाद 24 के मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 4 साल तक सिस्टम को देखा था, उस वक्त हमने मसाइल थे, हमारे पास बहुत सारे थे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम तो हमारा होता ही नहीं था, वाटर तो हमारे अंडर ही नहीं था DMC के। इसके बावजूद भी हमने यहाँ पर पानी की लाइन इंस्टॉल करवाई थी, हम वाल को ऑपरेट करवाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करवाते थे, क्योंकि ग्रेविटी का पानी है हमारा बल्दिया टाउन का। अब बल्दिया टाउन का आपने सवाल किया है ना, तो मैं देखने वालों को ये थोड़ा सा कहूँगा कि इस पर तवज्जो दें। बल्दिया के पानी का जो मसला है ना, उसको थोड़ा सा राशिद भाई समझिएगा। बल्दिया टाउन के पानी की 2 सोर्सेज हैं। एक बल्दिया टाउन कहलाता है, एक सईदाबाद कहलाता है। ये 2 अलग अलग नाम है। हम जिस वक्त मैं UC वाइस चेयरमैन था, उस वक्त भी कहता था मैं कि जब भी बात होती है मेयर साहब से या वज़ीर बल्दियात से या CM से, कहीं भी मीटिंग में आती थी, हम कहते हैं बल्दिया टाउन का पानी, बल्दिया टाउन का पानी। उनके दिमाग में आता है जी 3 नंबर 4 नंबर अब्दाबाद, बस ये बल्दिया टाउन है। अच्छा। तो आपने देखा होगा 2018 में 42 करोड़ की लागत से पूरे कराची शहर में पहली बार, हमेशा रोड के नीचे पानी की लाइन डाली जाती है, वो पानी के ऊपर डाली गई। अच्छा। पानी की लाइन रोड के ऊपर डाली गई।
आपने देखा होगा जो फिलिप्स वाले रोड से जो लाइन आ रही है, वो जो 4 साल पहले जो बिल्कुल 2018 42 करोड़ के फंड से जी। अब वो जो लाइन आ रही है वो 3 नंबर पंपिंग स्टेशन पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसमें मसाइल थे, कुछ चोरी वगैरह की कंप्लेंट्स थी, नाज़ाबाद से वो थ्रू लाइन थी, इस वजह से बहरहाल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इतना मतलब उससे कमज़ोरी दिखाई सिंध हुकूमत ने कि चोरी तो रोक नहीं सकते, ऐसा करते हैं रोड पे लाइन ले आते हैं। अगर पूरे शहर की लाइनें रोड पे ले आएँ तो आप मंजर तस्वर करें क्या होगा। तो ये तो नाश ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, तो बहरहाल वो लाइन को लाने के बाद भी बल्दिया टाउन की मुझे नहीं पता वहाँ पर उस लाइन में पानी इस वक्त है या नहीं है, तो 2.5 से पौने 3 या 3 यूसीएं जो थी वो उससे फैसिलिटी हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि हम सईदाबाद वालों की पानी की जो सोर्स जो है वो हब डैम है, हमारा पानी उस लाइन से नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर पंपिंग स्टेशन भी मौजूद है, हमारे पास पंपिंग स्टेशन भी नहीं है। फुटबॉल स्टेडियम के पास से जो पानी हमारा आता है उस पर हाइड्रेंट भी है, जो कि एक तो हाइड्रेंट लीगल है और इसके अलावा अनलीगल बहुत सारे हाइड्रेंट पानी के कनेक्शन। उसके अलावा आप देखें जी पानी जो कट्टू गोट वगैरह से जो आता है, अगर वहाँ कभी आप जाकर देखें तो वो पहाड़ों के ऊपर से सांप की तरह लहर के हमारी लाइन आ रही है। आए दिन उसमें सुराग मार कर टैंकर माफिया जो है वो उसमें पानी तालाब से भर के बेच रहे होते हैं। और फिर पानी क्योंकि बल्दिया टाउन का ये हिस्सा जिसको हम सईदाबाद कहते हैं, जिसमें 5G 5J डब्बा कॉलोनी, गुलदाशा रोड और शामजई मोहल्ला, ये जो टुकड़ा जो है ये बिल्कुल एंड पर है इस लाइन के। मतलब इसके बाद फिर वो 3 नंबर की पंपिंग स्टेशन की लाइन शुरू हो जाती है, जिसकी यहाँ पर रिसोर्सेज है ही नहीं, लाइन है ही नहीं, वो हमें पानी कहाँ से देंगे, वो लाइन हमारे पास है ही नहीं। तो ये बिल्कुल एंड में होने की वजह से वो सारा पानी पहले चोरी हो जाता है, या फिर प्रेशर कम होने की वजह से जो पहले लोग हैं वो ले लेते हैं। फिर इसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैं आपको यहाँ पर इंकशाफ कर रहा हूँ आपके तवस्सुल से कि मैं दावा करता हूँ इस वक्त पूरे बल्दिया टाउन में मेरे ख्याल से तो 20% भी ज़्यादा होगा अगर मैं कहूँ कि वाटर बोर्ड के अपने एम्प्लॉय पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी निस्बत 80% प्राइवेट लोग हायर किए हुए हैं जो पानी के वाल ऑपरेट करते हैं, जो घरों से पैसे लेते हैं, उनकी सरपरस्ती यहाँ पर सियासी पार्टी के इलाकाई ज़िम्मेदार करते हैं, जो 200 300 500 रुपये जमा कर करके देते हैं। हमारा भी वक्त था, हम सरकारी वालमेन क्योंकि वो सियासी छतरियों में थे, हम उन्हें नहीं ला सकते थे, मजबूर होते थे, उनकी तनख्वाहें नहीं रोक सकते थे। मैं खुद जाके हाशिम रज़ा ज़ैदी साहब से कई बार मिला हूँ, MD वाटर बोर्ड से, असदुल्ला ज़ैदी और असदुल्ला जो साहब हैं GDM में, ठीक है, उनसे मेरी 3-4 बार मुलाकात है। वो हमेशा यूनियन के ऊपर डालकर बात को टाल देते थे कि यार अगर हम कोई एक्शन लेंगे ये यूनियन एहतजाज कर देगी, हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकलनी देगी। कारसाज यहाँ से 1.5 घंटे के फासले पर है, वहाँ जाकर कई बार हमने उनसे मुलाकात की, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। फिर वाटर बोर्ड को आप डेड बॉडी बोलें तो वो भी कम नहीं है, वो एक डेड बॉडी है, वेल्टिनेटर पर है, ठीक है। तो पानी का इशू तो यहाँ पर बहुत बड़ा है, वाइट गोल्ड भी से कहा जाता है, खरीदें तो पूरे बल्दिया टाउन सईदाबाद में पानी पानी है, और टैंकर माफी की जरिए तो सब बेचा बिल्कुल पानी पानी है, लाइनों में पानी नहीं है। वालमेन अगर हम प्राइवेट तौर पर हम अगर लेकर जाते थे तो रात को 4 बजे भी हमने वाल ऑपरेट करवाएं, हम अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जाते थे। मैं लोगों से आज भी कहूँगा होश के नाखून लें, जो लोग आज आपकी गलियों में पाइप लेकर आए हैं, जो ये सेवरेज डालने के बहाने कर रहे हैं, जो ये पानी की लाइन के आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो ये स्ट्रीट लाइटों के ज़रिए आपको धोखा दे रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? अगर 4 साल पहले इख्तियारात हमारे वाइस चेयरमैन के पास थे तो 2020 से 2022 तक ये लोग कहाँ थे? ये सब अपनी सियासी दुकानें चला रहे थे। आज वोट लेने के लिए गलियों में निकल आए हैं। आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि 4 साल फिर से आपने दोबारा इन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करना है, वही गटर की लाइनें बहती रहेंगी, वही पानी बेचा जाएगा। क्या आप इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अब मॉडल का, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैं कह देता हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोक कर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो इनको कहे रुको इधर, ये क्या हमारी गली की गटर क्यों नहीं साफ़ हो रही है, हमारा ढक्कन कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज आप हमसे कह सकते हैं, हम आपके मकामी हैं। अगर हम दूध का डब्बा लेने भी घर से निकलेंगे तो भी आपसे मुलाकात करेंगे, हम अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे तो भी आपसे मुलाकात करेंगे। हम आपकी दस्तरस में हैं, इससे पहले भी काम किया, लोगों ने देखा था, दिन रात एक किया, रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जिस फंड से भी करवाए, जैसे भी करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाए। 28 महीने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं थे हम, वाइस चेयरमैन नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम था, फिर भी काम किया। और उस दौरान में आपने जो सवाल किया था फैसल वाडा साहब के हवाले से, मेरे काम के साथ साथ, क्योंकि 2018 में वाइस चेयरमैन भी था मैं और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, फैसल वाडा साहब के फ़ंड से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी UC 30 में 3 बड़े रोड, पानी की 7 से 8 बड़ी बड़ी मेन ब्रांचें, जिन ब्रांचों पर हसनैन भाई और इनकी टीम ने काफ़ी मज़ामत का सामना किया, FIRों का सामना किया, उन बदमाशों का सामना किया जो आज पानी लाने के दावे करते हैं, उस वक्त उस लाइन को रोकने के लिए खड़े हो गए थे मेन रोडों पर।
और कह रहे थे इसकी NOC नहीं है। पहले NOC जारी होती थी, फिर सियासी प्रेशर होते थे और वो NOC अपनी कैंसिल करवाते थे। तो उन्होंने पानी की रुकावट पैदा की, लोग इन लोगों को पहचाने। आज आपके पास फिर एक मौका है, 4 साल ये लोग आप पे मुसल्लत होंगे, फिर दोबारा से सारी खराबियाँ होंगी। तो 28 तारीख को या जब भी इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, अपना हक समझ के, अपने दिल की, अपने ज़मीर की आवाज़ को जानते हुए तहरीक इंसाफ को वोट दें, हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम आपकी दस्तरस में ना पहले आपसे दूर थे, ना आज आपसे दूर हैं, आपके दरमियान रहेंगे। आपके जितने मसाइल होंगे इंशाअल्लाह उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बड़े बड़े माफियाज हैं, खान साहब भी उनके खिलाफ राशिद भी लड़ रहे हैं। खान साहब की आज स्पीच अगर सुने तो उन्होंने माफियाज के बारे में काफ़ी बातें की हैं, तो वो भी लड़ रहे हैं और हमने भी लड़ना है। अब जो ये अमरीकी और दीगर गुलामियाँ जो हैं वो हमने तोड़नी पड़ेगी। मैंने नाम ले लिया, बाकी लोग नहीं लेते चलें देखिएगा आप। तो ये है कि इस गुलामी के हमें जंजीर को अब तोड़ना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है और तहरीक इंसाफ के साथ चलना है। सरफराज भाई आपका और हसनैन भाई आपका, आपने बड़ा कीमती आप लोगों ने टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया। सर लास्ट में आप हमारे प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा के लिए कोई नए ख्वाहिशात, कोई नेक इज़हार, एक अल्फाज आपकी नज़र में, फिर आपकी नज़र में। वो हैं और माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम अरसा भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अरसा फिर भी महीनों में चला जाता है, विद इन डेज़। मैंने देखा कुछ दिन में जिस तरीके से माशाल्लाह लोगों ने आपको लाइक किया और जिस तरह व्यूवर्स आपके बढ़ रहे हैं, जिस तरह लोग हमें आके जो व्यूज़ दे रहे हैं आपके बारे में, तो इंशाल्लाह बल्दिया जो बोलेगा इस बार ऐसा बोलेगा कि और किसी को बोलने नहीं देगा। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारी दुआ आपके साथ हैं और हमारे लायक जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, क्योंकि आप भी बल्दिया के मकामी, हम भी बल्दिया के मकामी, इन लोगों को जो आज हारने के बाद शायद वो मेरे ख्याल से आज भी घरों पर नहीं रहते, जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेस्टिंग करवा के घूम रहे हैं, जो हम पे बोरियां डालने के इल्ज़ाम लगाते हैं, उनसे गटरें साफ़ नहीं हो रही हैं। तो सीखें जाकर कहीं जाकर सीखें, नहीं है तो हमारे साथ आ जाएं, हम सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सरफराज भाई। हसनैन भाई आप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जिस तरीके से आप जो है एक एनर्जेटिक और नौजवान है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबी दे और आपका चैनल जो है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। ये थे हाँ जी स्टार्ट कर शुक्रिया अदा बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ UC 8 से चेयरमैन जनाब हसनैन एडवोकेट अली चौहान साहब, और इसी तरह हमारे साथ थे वाइस चेयरमैन जनाब सरफराज हुसैन। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आखिर में एक बात करना चाहूँगा, जो मेरा स्लोगन भी है, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, ना हमें वादे चाहिए, ना हमें दावे चाहिए, ना हमें वादे चाहिए, ना हमें दावे चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया की आवाम के लिए फ़ायदे चाहिए। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। आपकी दुआओं का तलबगार राशिद हुसैन। शुक्रिया।